दोस्तों आइए आज डिस्कस करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक इम्पोर्टेंट वर्क एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जो कि लिखा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा। जॉन ड्राइडन को द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है क्योंकि वो पहले ऐसे क्रिटिक थे जिन्होंने सिस्टमैटिकली सारी चीज़ों को प्रोस एंड कॉन्स को सिस्टमैटिकली रिप्रेजेंट किया है अपने वर्क्स में। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये जो प्रेजेंट वर्क है ये लिखा गया था करीब 1665-67 के बीच में, जब इंग्लैंड और नीदरलैंड जिसको डच कहते हैं उनके बीच में जब युद्ध चल रहा था। और उसके बाद ये पब्लिश हुआ है 1668 में। 1668 में इसको पब्लिश किया गया था। एक्चुअली एक क्रिटिक थे थॉमस राइमर, जिन्होंने उस समय इंग्लिश वर्क्स की, इंग्लिश राइटर्स की बहुत ज़्यादा बुराई की थी, या उनको एक तरह से कहा था कि क्लासिकल रूल्स ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं स्वच्छंद तरीके से। वो तरीका इनको अच्छा नहीं लगा था। और जब ये टाइम था, एक्चुअली नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है इसको, ऑगस्टन एज भी कहा जाता है, इनके ड्राइडन के टाइम को। ठीक रेस्टोरेशन के बाद की बात है ये। तब उस समय फ्रेंच राइटर का बहुत ज़्यादा बोलबाला था इंग्लैंड में। फ्रेंच राइटर्स, वहाँ के रूल्स, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा राइटर्स फॉलो करने लगे थे और उनको तवज्जो दे रहे थे, वैल्यू दे रहे थे। और ये बात ड्राइडन को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस वर्क को प्रेजेंट किया। इसके अलावा लिखा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, 4 चीज़ों को उन्होंने दिखाया है। एक एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न, प्राचीन और आधुनिक जो राइटर है उनका। फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश और यूनिटीज़ ऑफ ड्रामा की उन्होंने बात की है। बाद में फाइनल कंपैरिजन भी वो बताते हैं। 4 इसमें स्पीकर हैं। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन-कौन स्पीकर क्या-क्या बोलता है। जैसे पिछला जो एग्ज़ाम था यूपीएचईएससी वाला, उसमें क्वेश्चन आया था कि हू स्पीक्स फॉर मॉडर्न्स। तो मॉडर्न्स के लिए यूजीनियस बात करते हैं, राइट्स बात करते हैं एंशिएंट के फेवर में। एक और हैं लिसिडियस, ये फ्रांस के बारे में बात करते हैं, वहाँ के राइटर्स की तारीफ़ें करते हैं। और लास्ट में है नींडर, जो कि ड्राइडन हिमसेल्फ। नींडर जो है यही ड्राइडन है, ये बाद में एक अपना कंपैरेटिव निष्कर्ष देते हैं। हालाँकि लिखने की तारीफ़ ये है कि चारों के चारों व्यूज़ फाइनली हैं तो ड्राइडन के ही। इसी वजह से उनको इतना हाई रेट किया जाता है कि सबके व्यूज़ अलग-अलग करके उन्होंने किस तरह से दिखाया है। डेडिकेशन की बात की जाए तो चार्ल्स सैकविले हैं एक, लॉर्ड ऑफ डॉर्सेट, उनको ये डेडिकेट किया गया है वर्क, जिसमें चारों स्पीकर हैं। अब 4 स्पीकर बोलेंगे, 4 बोलने वाले हैं, तो थोड़ा-सा वर्क लेंथी भी होने वाला है और बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। तो आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको ये यूज़फुल होगा आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो आप मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अच्छे समझने के लिए आप पूरा देखिएगा। लेट्स बिगिन। 3 जून 1665 की बात है, जब इंग्लिश फ्लीट मतलब जो आर्मी है, उन्होंने डच फ्लीट को हरा दिया। और आसपास बहुत ज़्यादा गन्स और तोपों की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत सारे लोग बाहर निकल के आ गए कि कहाँ लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। तो उन्हीं में से प्राइड्स, यूजीनियस, लिसिडियस और नींडर, ये लोग भी निकल के बाहर आए तो हमने देखा, ये इन्होंने एक बोट पकड़ा और बोट पे बैठ करके चल दिए टेम्स नदी के ऊपर। जब ये टेम्स नदी के ऊपर चलने लगे ग्रीनविच की तरफ, तब इनको समझ आ गया कि एक शोरगुल सुनाई देता है, सेलिब्रेटरी शोर है वो। ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश लोग जीत चुके हैं और ये बात क्लियर हो गई कि डच हैव बीन डिफीटेड एंड द इंग्लिश हैव वन। ये बात इनको समझ में आ गई जब ये बोट पे बैठकर ग्रीनविच की तरफ चल रहे थे। अब यहीं पर सब लोग खुश हैं, 3 लोग खुश हैं, यूजीनियस, लेसिडियस, लींडर, लेकिन क्राइट्स को बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही। वो कहता है यार जीत तो गए, अच्छी बात है। लेकिन अब क्या होगा, इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी वर्थलेस, यूज़लेस पोएम्स लिखी जाएँगी। इतनी लिखी जाएँगी कि यार हमें बोर हो जाएँगे हम उनको पढ़-पढ़ के, बहुत बकवास पोएट्री आजकल के पोएट लिखते हैं। तो यहाँ से पॉइंट शुरू होता है लिटरेचर की तरफ। लिसिडियस भी कहता है हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो और ऐसी पोएम लिखी जाएँगी, लेकिन सोचो अगर इंग्लिश लोग हार गए होते और ड्यूक मारा गया होता, तब एलिजी कौन लिखता? क्योंकि एलिजी पहले बहुत अच्छी-अच्छी लिखी गई हैं, लेकिन अब कौन लिखता? तो वो कहता है कि हो सकता है कुछ लोग लिखते, लेकिन आजकल के जो पोएट हैं, हमारे टाइम के जो पोएट हैं,
वो लोगों की मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर दे रहे हैं अपनी यूज़लेस कविताएँ लिख-लिख के। उनको जैसे बीमारियाँ घेरती हैं, ठीक वो लोग लोगों को उनकी मानसिक शांति को अपनी बेवकूफ़ी भरी कविताओं से भर-भर के नष्ट कर दे रहे हैं। वो ये भी कहता है कि अगर मेरा बस चले तो आजकल के जो पोएट्स हैं उनको मैं बैन कर दूँ कि वो लिख ही ना पाएँ। इतनी ज़्यादा क्राइट्स को दिक्कत आ रही है इन सब लोगों से। फिर वो 2 एग्ज़ाम्पल उठाता है। एक उठाता है एक रॉबर्ट विल्ड है कोई, एक रिचार्ड फ्लेक्नो। इन 2 का एग्ज़ाम्पल देता है कि ये लोग आजकल लिख रहे हैं और इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया, इतना ज़्यादा बिगाड़ा है कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ वर्ड प्ले और जो पन्स रहते हैं, श्लेष अलंकार जिसको कहते हैं, उस पर चीज़ें रुक गई हैं कि कुछ कह रहे हैं, डबल मीनिंग कविताएँ लिख रहे हैं और बकवास चीज़ें कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अंदर ना ही तो कोई विट है, इंटेलिजेंस है और ना ही कोई इमेजिनेशन, एकदम बकवास लिख रहे हैं। राइट्स कहता है कि अगर हम उनकी तुलना करें, तो उनके अंदर कोई भी डिग्निटी नहीं बची है, कोई सम्मान नहीं बचा है, ना तो आज अपनी जो एज चल रही है, इस हिसाब से है और ना ही उनकी अगर तुलना पुराने लोगों से की जाए, एंशिएंट से की जाए, तो ये आज के पोएट कहीं नहीं ठहरते। क्राइट्स बुराई करना शुरू कर देता है क्योंकि क्राइट्स जो है वो एंशिएंट्स की तरफ इसका रुझान है, तो ये एंशिएंट्स प्राचीन लोगों के बारे में बोलता है, प्राचीन राइटर्स के बारे में बोलता है। वो आगे भी कहता है कि उन्होंने जो पुरानी अच्छी कविताएँ थी, पोएट्री थी, उसको इतना ज़्यादा डिबॉच किया है, मतलब व्यभिचार टाइप से कर दिया है कि अब उनमें ना ही तो नेचर दिखता है और ना ही कोई लाइवली इमेज या कोई आत्मा जैसी चीज़ दिखती है। सारी की सारी राइटिंग्स यूज़लेस, वर्थलेस हैं और बहुत ज़्यादा वो बुराइयाँ शुरू कर देता है। यूजीनियस को ये बात अच्छी नहीं लगती है, डिस्पैरेजिंग मतलब बुराई। यूजीनियस ये बुराई पसंद नहीं करता है और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। और आजकल जो इंग्लिश राइटर्स हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा-अच्छा लिखा है। ख़ास तौर पर आजकल के जो जॉनरास हैं, जैसे प्राचीन जॉनरा में क्या था, ज़्यादातर ड्रामा लिखे जाते थे। लेकिन आजकल के जो इंग्लिश राइटर्स हैं उनमें ऐसे भी हैं जिन्होंने वेरियस जॉनरास पे काम किया है, बहुत अच्छे-अच्छे उन्होंने वर्क्स लिखे हैं और जब दोनों शुरू हो जाते हैं तो इन्हीं के बीच में कंपैरिजन शुरू हो जाती है एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में कि कौन अच्छा कौन बुरा। तब क्राइस्ट चैलेंज कर देता है, वो कहता है कि मैं ये साबित करके दिखा दूंगा कि एंशिएंट पोएट जो थे, प्राचीन जो पोएट राइटर जो थे वो ज्यादा अच्छे थे। यूजीनियस कहता है कि अगर तुम्हें इतनी अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो साबित करके दिखाओ, दिखाओ साबित करके कौन अच्छा है। अब इतनी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, तो किसको सिलेक्ट किया जाए, तो वो आखिर में डिसाइड कर लेते हैं कि ड्रामेटिक पोएट्री जो है, इसको सिलेक्ट कर लिया जाए। ये ब्रांच पे हम कंपेयर करके देख लें क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं लिटरेचर के, तो सबकी बात नहीं की जा सकती। हम ड्रामेटिक पोएट्री के थ्रू बात कर लेंगे कि कौन अच्छा, कौन बुरा, मॉडर्न अच्छे या यूजीन या ओल्ड अच्छे। अब राइट कहता है कि देखो मैं साबित कर दूंगा कि एंशियंट सुपीरियर थे मॉडर्न से और जो पिछली एज थी एलिजाबेथन एज वो हमारी आजकल की एज से ज्यादा अच्छी थी। ये दो बातें वो 2 पॉइंट उठाता है राइट्स। यूजीनियस को सरप्राइज होता है कि अरे यार ये तो बड़ा ऐसा डोमेन चुन लिया है जिस डोमेन में मॉडर्न्स ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ड्रामेटिक पोएट्री की बात की जाए, ऐसा यूजीनियस को लगता है। तो उसे लगता है यही तो ऐसी चीज़ है जिसमें एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट थे, ये बेटर थे आज की एज से और मॉडर्न्स जो हैं वो एपिक और लिरिक पोएट्री में बहुत एक्सेल कर चुके हैं क्योंकि यही टाइम था। आप मान के चलिए जब जॉन मिल्टन ने पैराडाइज़ लॉस्ट लिखा था, जो कि पब्लिश हुआ था 1667 में, फर्स्ट वाला और पैराडाइज़ रिगेन्ड 1671-74 के आसपास तक गया था। तो वो कह रहा है कि ये तो बड़ा ऐसा मामला चुन लिया जैसे कोई आपको चैलेंज करे और आपके ही घर में आके आपको चैलेंज करे, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा उसको हराने का। लाइक क्रिकेट फील्ड के हमारे घर में कोई नहीं हरा सकता स्पिन पिच फ्रेंडली इंडिया के हिसाब से। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर भी वो कहता है कि मैं दिखाऊँगा कि एलिज़ाबेथन्स तो फिर भी अच्छे थे, दे वर विटी, रिफाइंड, करेक्ट और बहुत कुछ उन्होंने लिखा, कॉपियस पोएट्स थे मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने विविधता में लिखा है। और आजकल के जो पोएट हैं जैसे इन बात कर रहे हैं ये मेटाफिजिकल पोएट को इन्होंने उठा लिया, जॉन सकलिंग, जॉन डेनहम एंड हर्बर्ट काउली, इन सब की बात वो कर रहे हैं कि ये और ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके अलावा ना केवल इन पोएट्स ने, क्योंकि एलिज़ाबेथन जो टाइम था उसमें ड्रामा का ज़्यादा विस्तार था। उसमें ड्रामाटिस्ट बहुत सारे थे।
अगर उनकी बात की जाए तो देयर वर लॉट्स ऑफ रिमार्केबल ड्रामाटिस्ट्स, बट पोएट्री थोड़ी-सी कम थी। तो अब इन्होंने कहा कि आजकल के जो मॉडर्न पोएट हैं, वो एलिज़ाबेथन से आगे हैं। और ना केवल एलिज़ाबेथन से आगे हैं, बल्कि इन्होंने फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जो इस समय करंट कंटेम्परेरी राइटर हैं, उस समय की बात कर रहा है क्राइट्स, यूजीनियस बात कर रहा है एक्चुअली। वो कह रहा है कि ये लोग उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं। और सभी लोग इस बात को मानते हैं, यूजीनियस की बात को, कि हाँ, सही कह रहे हो, आजकल हमारी पोएट्री बहुत अच्छी जा रही है। मिल्टन जैसे और मेटाफिज़िकल पोएट जैसे जॉन डन भी थे उसमें, और कई सारे बहुत अच्छा-अच्छा उन्होंने लिखा है। मैं और ये वो कौन है जिन्होंने टू हिज़ कॉय मिस्ट्रेस पोएम लिखी है। तो इस तरह से बहुत सारे लिखे हैं राइटर्स जिन्होंने बहुत बेहतरीन लिखा है, और ये बात ये सब मान लेते हैं। इस पे कोई बहस नहीं होती है, और उनको इस बात का गर्व होता है कि आजकल के हमारे पोएट बाकी सारी एज में पैदा हुए पोएट से अच्छे हैं। और उन्होंने अपनी पोएट्री को बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िकल और राइमिंग वर्स में और विद सेंस लिखना शुरू किया है। सेंस के साथ है। उनमें आपको एक भावना दिखेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ लिख रहे हैं। सिर्फ़ नहीं लिख रहे हैं, वो इम्प्रेसिव लिख रहे हैं, इफ़ेक्टिव लिख रहे हैं। अब यूजीनियस इस डिस्कशन को आगे रखने को होता है, लेकिन लिसिडियस कहता है, अच्छा ठीक है, हमने चुना तो है ड्रामेटिक पोएट्री, बट ड्रामा है क्या? ये भी तो पता होना चाहिए। भाई, जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तब हर कोई लिसिडियस से ही कहता है, अच्छा तुम ही बताओ ड्रामा क्या है? तुम्हारी नज़र में ड्रामा की परिभाषा क्या है? तो कुछ देर वो हेजिटेंट रहता है, बाद में वो ड्रामा की परिभाषा देता है। वो क्या कहता है? ये परिभाषा एक्चुअली ड्राइडन की ही आप समझिए, क्योंकि पूरा ऐसे ड्राइडन ने ही लिखा है, बस कैरेक्टर्स के नाम अलग-अलग दे दिया है। तो अगर ये परिभाषा आती है तो आप ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है उन्होंने? ड्रामा इज़ जस्ट एन लाइवली इमेज ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर की एक न्यायोचित और लाइवली जीवंत इमेज होती है, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब ह्यूमन नेचर की पैशंस को, ह्यूमर्स को, एंड द चेंजेस ऑफ फॉर्चून टू विच इट्स सब्जेक्ट। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका जो फाइनल एम है वो क्या है? डिलाइट एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। जो मानव जाति को खुशियाँ प्रदान करे, उसको थोड़ा सिखा सके। तो ये परिभाषा जॉन ड्राइडन ने अपने इस वर्क में ड्रामा की दी हुई है। अब क्राइट्स थोड़ी देर तो सुनता रहता है यूजीनियस की बातें, मॉडर्न की तारीफ की, लेकिन फिर वो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अब वो जब शुरू करता है अपनी सारी लॉजिक्स, तो वो कहता है कि आजकल के जितने तुम्हारे मॉडर्न राइटर हैं, उन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया है। उन्होंने उन्हीं फाउंडेशंस पे ही काम किया है जो फाउंडेशंस एंशियंट्स ने लेड की हैं। उन्होंने एक नींव रखी है, उस नींव पर ही तुम्हारे सारे मॉडर्न्स चलते जा रहे हैं। और आप इस बात को मानो कि जो मॉडर्न्स हैं, उनके माने जाने माने जो मॉडल्स हैं, राइटिंग के मॉडल्स जो हैं, उनके जो गाइड हैं, वो एंशिएंट ही हैं, क्योंकि मॉडर्न्स के पास अपना कुछ भी नहीं है, वो ऐसे कैसे ही हैं, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। फिर वो एग्जाम्पल देता है, वो कहता है कि मान सकते हैं कि आजकल के जो अलग अलग फील्ड की बात कर रहा है, वो मेडिसिन की बात कर रहा है, यहाँ पर एनाटॉमी की बात कर रहा है, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा है, कि जिस तरह की आजकल की एज में जीनियस, हर उम्र में अलग अलग जीनियस पैदा होते हैं। और आज की जो एज चल रही है उसमें मेडिसिन, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, इनमें जीनियस पैदा हुए हैं। ठीक वैसे ही एंशियंट जीनियस किस मामले में थे? ड्रामा में थे। उनके बराबर कोई भी नहीं है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये बात आप ध्यान रखिए। और ड्रामेटिक पोएट्री में मान के चलो वो परफेक्शन तक पहुँच चुके थे। उन्होंने अपने आप को परफेक्शन तक पहुँचा दिया था। तो अगर आजकल की जीनियस मेडिसिन, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें हैं, तो एंशिएंट की जीनियस ड्रामा था, और कोई भी उनके बराबर नहीं पहुँच सकता, ये क्राइट्स का कहना है। आगे वो कहता है कि उस समय उस जीनियस को बढ़ावा भी दिया जाता था, जो उनके संरक्षक हुआ करते थे, पैट्रन्स हुआ करते थे, और वो पब्लिकली डिबेट कराया करते थे पोएट्स के बारे में, और पब्लिकली ही उनको सम्मान दिया जाता था, उनको प्रोत्साहित किया जाता था, जिससे इस जीनियस को बढ़ावा मिलता था। जो पुराने ड्रामाटिस्ट थे, लाइक एस्कलस एंड यूरिपिडीज एंड सोफोक्लीज, ये सब बहुत महान ड्रामाटिस्ट थे, और इसलिए महान और थे कि उनको संरक्षण प्राप्त था, उनको
उनका अवार्ड मिला करता था। और क्राइट्स आगे कहता है कि जो हमें अवार्ड मिलता है, जो सम्मान मिलता है, एमुलेशन मतलब इंसेंटिव, वो बढ़ावा देता है हमारी इंटेलिजेंस को। कभी-कभी एनवी जो है, आपस में जेलसी, ईर्ष्या भी कभी-कभी, या कभी-कभी तारीफ़ें भी हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाती हैं। हम चाहते हैं किसी से अच्छा करें, तो कहीं न कहीं जेलसी अगर पॉजिटिव वे में ली जाए, तब वो हमें और आगे ले जाती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ बुराई करने बैठ गए किसी को कि इसको गिरा दें, गड्ढा कब खोद दें, कब इसको गिरा दें, तो वो गलत बात है। तो बट आजकल के टाइम पर जो चल रहा है, उस समय कोई भी ऐसा हेल्दी राइवलरी नहीं है, एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है आजकल के पोएट को। इसकी वजह से उनकी जीनियस को वो फ्लोरिशमेंट नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। ये राइट्स का कहना है। और आजकल के जो पोएट्स हैं वो सिर्फ दुर्भावनाएं रखे हुए हैं, मैलिस भरा हुआ है उनके मन में, और क्रिटिसिज्म भी करते हैं तो सिर्फ बुराई वाली आलोचना करते हैं, कोई समालोचना नहीं करते हैं, सिर्फ आलोचना ही करते हैं। और आजकल के जो मॉडर्न्स हैं, इसी वजह से उनमें एक्सेलेंस की स्पिरिट नहीं है, वो अपने आप को बहुत अच्छा श्रेष्ठ नहीं बना पा रहे हैं। पुराने जो एंशियंट्स थे वो रूल्स ऑफ नेचर को बहुत अच्छे से फेथफुली रिप्रेजेंट करते थे। अच्छा, मैं बताता चलूँ, यहाँ पे नेचर का मतलब यहाँ पे जो पेड़ पौधे नदी पहाड़ ये नहीं है, नेचर का मतलब यहाँ पे ह्यूमन नेचर है, कि कैसे हम महसूस करते हैं, कैसे हम बोलते हैं, क्या हमारा बिहेवियर है, क्या कैसे हम थिंकिंग करते हैं, सारी बातों को वो दिखाया करते थे। और इसी वजह से जो भी ड्रामेटिक कंपोजिशन है आजकल के मॉडर्न्स फॉलो करते हैं, वो जो रूल्स हैं वो सारे के सारे एंशिएंट राइटर्स के द्वारा ही इस्टेब्लिश किए गए थे, चाहे वो एरिस्टोटल हों जिन्होंने पोएटिक्स लिखी हुई है, चाहे होरेस हों जिन्होंने आर्स पोएटिका लिखी हुई है। और सारे रूल्स हैं वो सब एंशिएंट से आए हुए हैं, उनको ये लोग फॉलो करते हैं, अपने इनके अपने बनाए हुए कोई नियम हैं ही नहीं। राइट्स अभी और आगे कहता है कि ना केवल इन सब मामलों में, इसके अलावा यूनिटीज की अगर बात की जाए, टाइम, प्लेस, एक्शन, ये भी बहुत अच्छे से एंशियंट फॉलो किया करते थे। अब यूनिटी के जब नाम आता है तो वो तीनों प्रकार की यूनिटी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताता है। बताया तो उसने बहुत कुछ है, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया जिससे आपको बोर ना लगे। अब यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब था कि 24 घंटे में प्ले मिनिमम या मैक्सिमम 24 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। 24 घंटे से ज़्यादा अगर प्ले है तो वो टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम को वायलेट करता है। और जो प्ले हैं वो इक्वल एक्ट में डिवाइड होने चाहिए। ये नहीं कि किसी एक्ट में 1000 लाइन है, एक एक्ट में सिर्फ 100 लाइन है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और एंशियंट्स ने बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया था। फिर यूनिटी ऑफ प्लेस की बात करता है कि सारे सीन किसी एक ही जगह पर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक सीन मिलान में सेट है और एक कहीं वेनिस चला जाता है, एक रोम में चला जाए, ऐसे नहीं होने चाहिए। सीन किसी एक शहर में ही, दो घर हो सकते हैं, दो जगह हो सकती हैं, बट किसी एक ही शहर में होने चाहिए। इस तरह से वो इन सब बातों को बताता है, एक्शन की बात भी करता है। अब कहता है कि फ्रेंच राइटर्स जो आजकल के हैं वो तारीफ के लायक हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से यूनिटी ऑफ प्लेस या सारी यूनिटीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं आजकल के राइटर्स, और हमारे मॉडर्न नहीं कर रहे हैं जो एंशियंट किया करते थे। अब यूनिटी ऑफ एक्शन की वो बताता है कि एक ऐसा एक्शन होना चाहिए जिसमें सारी सारा मैग्नीट्यूड उसी की तरफ हो, और बाकी जो छोटे छोटे एक्शंस हैं, छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, वो सबऑर्डिनेटेड टाइप के होने चाहिए, और अल्टीमेटली वो उसी ही बड़े एक्शन को कैरी आउट करें। और ये चीज़ फ्रेंच ड्रामाटिस्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं आजकल। फिर वो कहता है कि ये सब सैटिस्फाइंग लेवल तक एंशियंट्स फॉलो किया करते थे सारी यूनिटीज को, बट आजकल ऐसा नहीं है। मॉडर्न प्ले में कहीं भी यूनिटी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए जो मॉडर्न प्लेस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर नहीं कहा जा सकता, किसी हिसाब से नहीं कहा जा सकता। आगे वो कहता है कि हम एंशियंट की तारीफ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग, कि एक तो उनकी लैंग्वेज सब लोग नहीं समझते हैं, जैसे ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई, तो उस लैंग्वेज को सब समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी लैंग्वेज सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है। आजकल भाषाएं बदल गई हैं, लोग इसलिए पुराने ड्रामाटिस्ट को अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे। अब जो चीज़ हमारे समझ में ही नहीं आएगी, अब मान लीजिए हम यहाँ पर कोई चाइनीज सॉन्ग सुनने लगे जो हमें कुछ नहीं पता है, तो क्या हम अप्रिशिएट करेंगे जब समझ में ही नहीं आएगा। और तो और इंग्लिश सॉन्ग भी कुछ ऐसे ऐसे हैं जो हम अगर पढ़ना शुरू कर दें तो समझ में नहीं आएंगे आखिर
कि आखिर वो हैं क्या। तो एप्रिसिएशन जब ही आता है जब हम टेस्ट समझते हैं। अब वो तारीफ करते हैं कि बेन जॉनसन खुद अपने आप में एक बहुत बड़े एडमायरर्स रहे, तारीफ करते थे एंशियंट की। तो एंशियंट इस मामले में अच्छे हैं। तो ये सारे लॉजिक राइट्स के थे एंशियंट के बारे में। अब नंबर आता है यूजीनियस का। वो कहता है नहीं भाई तुम बहुत बोल लिए, अब मैं बोलता हूँ। मॉडर्न्स भी अपने आप में सुपीरियर हैं, और अब मैं बताता हूँ कैसे सुपीरियर हैं। वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि एंशियंट ग्रेट थे, उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए हैं और आज हम उन नियमों पे चल रहे हैं। बट आजकल के जो राइटर्स हैं उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी टैलेंट से बहुत सारी चीज़ों में एंशियंट से आगे निकल चुके हैं। किन चीज़ों में निकल चुके हैं वो बताएगा। कि एक तो मॉडर्न्स ने उनका ब्लाइंडली उनकी नकल नहीं की है, जो तुम कह रहे हो कि वो उनकी नींव पर हम चल रहे हैं, उनकी नींव पर घर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने सारे नियमों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया है। हमने उन नियमों में अपनी तरफ से एक नई क्वालिटी, एक नई खूबसूरती जोड़ दी है। उनके एक्सपीरियंस का हमने फ़ायदा उठाया है एंशिएंट के, और अपनी तरफ से नए-नए एक्सपीरियंसेस जोड़ के उसको और अच्छा खूबसूरत कर दिया है। फिर वो एंशिएंट के डिफेक्ट बताना शुरू करता है। वो कहता है देखो भाई, पहला डिफेक्ट ये है कि किसी ने भी नहीं बताया है कि पुराने जो प्ले राइट थे, वो एक प्ले में कितने एक्ट होने चाहिए। किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। वो कोरस का इस्तेमाल किया करते थे पुराने प्लेस में, कि जैसे ही कोई बात खत्म हुई तो कोरस आ जाता था, और कोरस बता रहा है, महिलाएं गा गा के बता रही हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे यूरिपिडीज ने बहुत सारे कोरस का इस्तेमाल किया अपने प्लेस में। तो ये सब चीजें अननेचुरल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। किसी दो लोगों की बातों में तीसरा अचानक से क्यों कमेंट करने आ जाएगा। तो ये चीज अननेचुरल है। एरिस्टोटल ने 4 एक्ट बताए थे कि प्ले 4 एक्ट में डिवाइड होना चाहिए। कौन-कौन से हैं? ये थोड़ा-सा आप याद रखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कि कौन-कौन से 4 नाम थे जिसमें एरिस्टोटल ने प्ले को डिवाइड किया था। एक है प्रोटैसिस, दूसरा है एपिटैसिस, तीसरा है कैटास्टेसिस, और चौथा है कैटास्ट्रोफी, जिसको डिनोमेंट भी कहा जाता है, कंक्लूजन कहा जाता है। अब वो कहता है कि किस राइटर ने ये चारों फॉलो किए हैं? भाई तुम मुझे बताओ। कोई भी नहीं है ऐसा। यहाँ तक कि होरेस ऐसा पहला राइटर था जिसने 4 एक्ट डिवाइड किए थे कॉमेडी में। उसने कहा कि चलो कम से कम ट्रेजेडी तो है ही है, कॉमेडी भी एक्ट में डिवाइड होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें पहले से ही एंशिएंट्स में अनसर्टेन थी, तो तारीफ कैसे कर दें हम? कुछ पता ही नहीं है कि क्या 4 एक्ट रखें कि 5 एक्ट रखें, कोरस का इस्तेमाल कहाँ करें। ये चीज़ें कहीं सर्टेन रूप से दिखी लिखी हुई नहीं दिखती हैं। ये एंशिएंट्स का बहुत बड़ा एक डिफेक्ट है, उनकी कमी है। आगे वो कहता है कि मॉडर्न्स ने क्या किया है, ना केवल प्ले में एक्ट बनाए हैं, प्ले को एक्ट में डिवाइड किया है, साथ ही साथ एक्ट को और सीन्स में भी डिवाइड कर दिया है, कि एक एक्ट में 5 6 7 जो भी सीन है उस हिसाब से भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो इस बात को मानते हो कि आजकल के मॉडर्न्स इस मामले में एंशिएंट से ज़्यादा एक्सेल कर चुके हैं, आगे जा चुके हैं। और ग्रीक ने ना ही एक्ट और ना ही सीन प्रॉपर्ली प्लान किए हुए, जिनकी तुम तारीफें कर रहे थे। और इसलिए उनके प्ले की सफलता पूरी तरह से डिपेंड करती थी बाय चांस पर, कि सफल होगा या असफल होगा। ये डिपेंड करती थी चांस पे। एकदम ये नहीं तय था कि उनका प्ले सफल हो ही जाएगा एंशिएंट्स का। आगे कहता है कि अगर उनके प्लॉट की बात की जाए, तो सारे के सारे प्लॉट नकली हुआ करते थे, ओरिजिनल नहीं हुआ करते थे। एक ही स्टोरी को वो लोग अलग-अलग तरीके से रिपीटेडली इस्तेमाल करते थे, जिससे कि वो स्टोरी बहुत कॉमन सी लगने लगती थी। वही एक बूढ़ा पिता और एक चालाक नौकर और एक करप्ट सन, भटका हुआ पुत्र, यही 3-4 कैरेक्टर लगभग उनकी हर दूसरी कॉमेडी में आते थे। और ये बात इंटरेस्टिंग नहीं थी। वही सारे कैरेक्टर्स कहाँ तक हम देखेंगे भाई? वो ना ही चार्मिंग थे और ना ही बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हुआ करते थे, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। और बात अगर यूनिटीज़ की जाए, तो उनकी यूनिटीज़ भी वो लोग फ़ॉलो नहीं किया करते थे। वो कहते हैं कि एरिस्टोटल और होरेस, इन्होंने भी यूनिटी की, तुम कह रहे हो कि बहुत यूनिटी मानते थे वो लोग, लेकिन यूनिटी ऑफ प्लेस का ज़िक्र नहीं किया है, ना एरिस्टोटल ने, ना होरेस ने। प्लेस की बात की नहीं है। हाँ, ये यूनिटी ऑफ प्लेस है, इसको फ्रेंच क्रिटिक्स ने हाइलाइट किया है और उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया है। जो ग्रेट प्लेराइट थे, यूरिपिडीज जैसे लोग, इन्होंने भी यूनिटी ऑफ प्लेस को नहीं माना है, क्योंकि उनका एक प्ले है जिसमें वो एक कैरेक्टर को एथेंस से थीब्स भेज देते हैं,
40 मील दूर है और वहां जाकर वो लड़ाई लड़ता है, वापस आ जाता है। कब वापस आ जाता है? जब तक कि कोरस 36 पंक्तियां का गीत गाता है। कोरस 36 पंक्तियों के गीत गाने में ही ये कैरेक्टर एथेंस से थीब्स चला गया, लड़ाई लड़ ली, वापस भी आ गया। तो ये कहाँ की बात हुई भाई? ये तो एकदम अननेचुरल है। तुम इनको महान बोल रहे हो ना यूरिपिडीज को, अब बताओ महान नहीं है, इनकी भी कमी है ना। तो इस तरह से वो बताता है। इसके अलावा पुराने प्लेयर्स में नरेशन बहुत ज्यादा है, डायलॉग बाजी, बहुत लंबे 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 डायलॉग लिखते चले जाते हैं। और इस तरह से वो अपने प्लॉट का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, उनकी प्लॉट लूज होते हैं और प्लेस के और मजेदार नहीं होते हैं। फिर उनमें पोएटिक जस्टिस भी देखने को नहीं मिलता है। वो जो अच्छे लोग हैं उनको पनिश कर देते हैं, बुरे लोगों को रिवार्ड कर देते हैं। तो पोएटिक जस्टिस की बहुत बड़ी कमी है एंशियंट प्ले में। उनके प्ले ना ही डिलाइट करते हैं, एंटरटेन करते हैं, ना ही कुछ सिखाते हैं। और लैंग्वेज उसकी तो बात ही कर दो, छोड़ दो। पेडांटिक लैंग्वेज यूज करते थे, पांडित्य वाली ऐसी लैंग्वेज, अपने आप को दिखाने के लिए कि मजेदार नहीं लगती थी, लोगों को समझ नहीं आती थी। और जब वो मेटाफर्स का इस्तेमाल करते थे, तुलनाएं करते थे, तो बहुत ज्यादा अश्लील कर दिया करते थे, बोल्ड हो जाया करती थी। उनको लगता था हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी तुलनाएं जो अश्लील हो जाया करती थी, अश्लील तुलनाओं से बेकार हो जाता था उनका प्ले। अब वो थीम्स की बात कर रहा है कि थीम्स भी बहुत डिफेक्टिव थी। एक कमी है, यूनिटी की कमी है, एक्ट की कमी है, और यूनिटी ऑफ प्लेस की कमी है, लैंग्वेज की कमी है। अब थीम की बात कर रहा है कि उन लोगों की थीम क्या हुआ करती थी? लस्ट, क्रुअलिटी, मर्डर, ब्लड शेड, यही सारी चीजें, उनको यही सब होता था। और सिर्फ डर और पिटी, यही दो भावनाएं ही वो अराउज कर पाते थे, बाकी उनके पास वैरायटी थी ही नहीं। अब मान के चलिए हमारे जो राइटर हुए हैं, शेक्सपियर और फ्लेचर, इन लोगों ने इनसे ज्यादा थीम्स कवर किए हैं और बहुत अच्छे से लिखा है। अब इस तरह से यूजीनियस ने बहुत सारे लॉजिक दिए, एंशियंट की बुराइयां उसने बता दी। प्राइड्स यूजीनियस की बातों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं था। वो कुछ कहना चाह रहा था कि मैं फिर से कुछ बताता हूँ, सुपीरियरिटी कौन, सुपीरियर कौन क्या है। फिर वो ये भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी एज के हिसाब से एलिजाबेथन के राइटर अलग थे, और बात करेंगे तो रेस्टोरेशन पीरियड के अलग थे, ओल्ड इंग्लिश के राइटर अलग थे। और यहाँ पर बात की जाए अगर विक्टोरियन एज उसकी, मॉडर्न मॉडर्न एज उसकी, तो सब अलग अलग राइटर थे, तो सबके अपने अपने डिफेक्ट थे, सबके अपने अपने मेरिट्स डिमेरिट्स सबके अपने अपने थे। तो यहाँ पर ये बात खत्म होने को होती है। तभी लिसिडियस बीच में कूद पड़ता है, वो यूनियन से पूछता है कि भाई तुमने बातों बातों में बोल दिया है कि इंग्लिश प्लेयर्स ज्यादा अच्छे हैं फ्रांस के मुकाबले। क्यों भाई, कैसे कह दिया तुमने ये वाली बात? क्योंकि लिसिडियस को फ्रांस के प्लेयर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे इंग्लिश प्लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ फ्रांस के प्लेयर्स भी अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो बताओ, तुम्हें तुम साबित करके दिखाओ। वो कहता ठीक है, मैं मानता हूँ कि एलिजाबेथ बेथन जो ड्रामाटिस्ट थे वो सुपीरियर थे, जैसे शेक्सपियर, जॉनसन, फ्लेचर, ये सुपीरियर थे। लेकिन जब से ये लोग चले गए हैं तब से इंग्लिश ड्रामा बहुत ज्यादा पतन की तरफ चल रहा है। और आजकल कोई भी ऐसा राइटर इंग्लिश में नहीं है जो फ्रांस के राइटर्स को टक्कर दे सके या उनकी बराबरी कर सके। आजकल का जो फ्रांस का ड्रामा है वो सुपीरियर हो चुका है इंग्लिश ड्रामा से। ये बात लिसिडियस बोलता है। फिर वो कहता है कि ना केवल वो अच्छा लिखते हैं, बल्कि यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ठीक वैसे जैसे अरिस्टोटल ने बताया था। उनके प्ले में सब प्लॉट्स भी देखने को नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ एक एक्शन को लेकर चलते हैं। और इंग्लिश प्लेस में बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं, इतने सब प्लॉट्स हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। और सबसे बुरा जो जॉनरा है इंग्लिश ड्रामा का वो है ट्रेजी कॉमेडी। ऐसा कहीं नहीं होता है कि एक प्ले में दो दो घटनाएं साथ साथ चल रही हैं और सिर्फ कंफ्यूजन और अचंभे को जन्म देती हैं। ट्रेजी कॉमेडी की बहुत ज्यादा वो बुराई करने लगता है लिसिडियस। कहता है कि डबल जो एक्शन है ट्रेजी कॉमेडी का, वो दूसरी बड़ी गलती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से अननोन रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। जैसे हम अगर विलियम शेक्सपियर की ट्रेजी कॉमेडी उठा लें कोई सी, जैसे द विंटर्स टेल उठा लें अगर हम,
तो उसमें पॉलिक्सिनीज और वो जो रहते हैं लियानिटीज वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बाद में जब वो अपनी बेटी को निकाल देता है देश से बचपन से ही, जहाँ वो पैदा होती पलती बढ़ती है, वहाँ के एक राजा और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो शेफर्ड वगैरह, वो एंड तक एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो शेक्सपियर ने भी इसी तरह से लिखा है कि एंड में जाकर के परिचय कराया जाता है बहुत सारे कैरेक्टर्स का। और लिसिडियस कहता है कि ट्रेजी कॉमेडी वास्तव में बहुत ही बेतुका प्ले है, कोई टाइप है ही नहीं ट्रेजी कॉमेडी का, और यह ट्रेजिडी के पर्पस को खत्म कर देता है। फ्रांस वाले क्या करते हैं, उनकी स्टोरी बहुत अच्छी वेल नोन रहती है, और अपनी ग्रेट इमेजिनेशन और इन्वेंशन से वो स्टोरी को डेवलप करके बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट प्लॉट बना देते हैं। और इस मामले में ना केवल आजकल के इंग्लिश मॉडर्न से बल्कि एंशियंट से भी ज़्यादा फ्रांस के ड्रामाटिस्ट आगे पहुंच चुके हैं, और ऐसा करके वो पोएटिक जस्टिस को भी मेंटेन करते हैं, बुराई को पनिश करते हैं और अच्छाई को रिवॉर्ड करते हैं। यहाँ तक कि इवन ग्रेट शेक्सपियर भी फ्रांस के ड्रामाटिस्ट के मुकाबले कहीं नहीं टिकते थे, क्योंकि जिस तरह का मॉडिफिकेशन फ्रांस के ड्रामाटिस्ट ने किया है, फ्रेंच ड्रामाटिस्ट ने किया है, वैसा शेक्सपियर भी नहीं कर पाए हैं। क्योंकि विलियम शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो सिर्फ क्रॉनिकल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, मान के चलिए इतिहास का रिकॉर्ड है, ड्रामा नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि 40-40 साल का समय सिर्फ 2.5 घंटे में वो दिखाते हैं, कवर अप कर देते हैं, तो ये सिर्फ रिकॉर्ड है और कुछ नहीं है। और इमिटेशन भी है, और ये सिर्फ मिनिएचर है, बहुत बहुत ही छोटी सी तुलना है। अब सिंगल प्लॉट की वजह से जो फ्रेंच प्लेस हैं वो इंग्लिश प्लेस के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेटर लिखे जाते हैं, और उनमें एक्शंस बहुत अच्छे से चलते हैं। एक्सेसिव पैशंस इतनी डाल देते हैं इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, इतनी डाल देते हैं कि बाद में उनकी पैशंस इधर-उधर फैलने लगती हैं, ओवरफ्लो होने लगती हैं, और एक को भी वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि बेन जॉनसन भी इस गलती के गुनहगार थे। उनकी प्लेस में बहुत सारी पैशंस देखने को मिलती है। उनकी जो ट्रेजेडीज़ हैं, एक है ये सेजनस और कैटलीन, दोनों की दोनों ट्रेजेडी बहुत बुरी तरह फेल हो गई, क्योंकि वो किसी भी पैशन को, किसी भी भावना को ठीक से नहीं ले जा सके और फेल हो गए। एज़ ट्रेजेडी राइटर उनकी कॉमेडी तो अच्छी चली। और जो गलती लिसिडियस बताता है आज के इंग्लिश ड्रामाटिस्ट की, वो है नैरेशन। वो कहता है कि जो इंग्लिश ड्रामा है उनको बताना पड़ता है, आपको ऑडियंस को पहले बताना पड़ेगा कि पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी घटना होगी। बाद में कौन सी होगी, पहले कौन सी हो चुकी है, जो एक्चुअल इवेंट होने वाली है। ये कौन सा ड्रामा है, ये तो बेकार का ड्रामा है। फ्रांस फ्रेंच ड्रामाटिस्ट ऐसी स्टोरी चुनते ही नहीं है जिसमें उनको ये सब बताना पड़े कि पहले क्या हो गया और अब क्या होने वाला हो है। ये नहीं होता है। और इंग्लिश प्लेस में ब्लड शेड, खून खराबा, हिंसा, मर्डर, ये सब दिखाया जाता है, और ये सारी चीजें स्टेज पर नेचुरली रिप्रेजेंट नहीं की जाती हैं। और एक और बात की वो हंसी बनाता है लिसिडियस अंग्रेजी ड्रामाटिस्ट की, कि डेथ को वो स्टेज पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जब कोई कैरेक्टर मरता हुआ दिखाया जाता है तो ऑडियंस सिर्फ उस पे पिटी फील नहीं करती, वो हंसने लगती है, क्योंकि मौत नेचुरली स्टेज पर रिप्रेजेंट की ही नहीं जा सकती है। डाइंग कैन नॉट बी सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेड ऑन स्टेज, ये अवॉइड कर देनी चाहिए। और सिर्फ वैसे सीन जो योग्य हैं, जिनमें खूबसूरती है, चार्म, आकर्षण है, वही स्टेज पे दिखाने चाहिए, ना कि मौत। और फ्रेंच प्लेस ऐसी सडन कन्वर्जन नहीं दिखाते हैं, जैसे एज यू लाइक इट में जो रोदालिंड का पिता होता है, जो अपने भाई को निकाल देता है, रोदालिंड के पिता को निकाल देता है रोदालिंड का चाचा, कि तुम जाओ, तुम और उसके बाद अचानक से वो कन्वर्ट हो जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है। तो ऐसा सडन कन्वर्जन फ्रेंच ड्रामा में देखने को नहीं मिलता है, और इसकी बुराई भी ये लिसिडियस कर देता है कि ऐसा सडन कन्वर्जन या सडन जो चेंज होता है हार्ट का, और ऑरलैंडो के भाई जो रहता है ओलिवर, उनमें हो जाता है एक तरह से बदलाव कैरेक्टर का, हार्ट का, वो नहीं होना चाहिए। ये इंग्लिश प्लेराइट क्या दिखाते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। और जो भी बदलाव हो वो साइकोलॉजिकली दिखना चाहिए और नेचुरल लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में
कैरेक्टर धीरे-धीरे बदला है। तो ये सारी चीज़ें वास्तव में कहीं न कहीं लगता है कि अचानक से कैसे विलेन जो था वो हीरो बन जाता है। तो फ्रेंच प्लेस इस मामले में सुपीरियर है, ना केवल इसमें बल्कि राइम और म्यूज़िक का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंग्लिश प्लेस जो राइम में लिखे गए हैं, वो बहुत ही बुरी तरह से लिखे गए हैं। तो लिसिडियस ने इतनी सारी तारीफ़ फ्रेंच ड्रामाटिस्ट की और इंग्लिश ड्रामाटिस्ट की उसने बहुत सारी बुराइयाँ कर डाली। तो अब नंबर आता है ड्राइडन का। ड्राइडन अपने आप में चुप रहते हैं, सुनते रहते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है अब मैं बताता हूँ कि इंग्लिश ड्रामा किस तरह से सुपीरियर है, ना केवल इंग्लिश सुपीरियर है बल्कि मॉडर्न ड्रामाटिस्ट किस तरह से सुपीरियर हैं कुछ मामलों में वो मैं बताता हूँ, फ्रेंच ड्रामाटिस्ट से। वो कहता है ठीक है, लिसिडियस से एग्री हो जाता है टिंडर, वो कहता है ठीक है, यूनिटी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं फ्रेंच ड्रामाटिस्ट, लेकिन ना ही हमारी कमियाँ और ना ही उनकी खासियत, उनके गुण इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि उनको हमसे ऊपर रख दिया जाए। मैं आपको बता दूं जैसे भारत पाकिस्तान की बात अगर आती है तो पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे, भारत के भारत को ही करते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। कई बार तारीफ करने से बचते हैं हम भावनाओं की वजह से, क्योंकि राष्ट्र की भावनाएं आ जाती हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड का बहुत आपस में चलता रहा है बहुत पहले से। उनका 100 ईयर्स वॉर, कभी कुछ तमाम चीजें होती रही हैं। अब यहाँ पे ड्राइडन की भावनाएं भी इंग्लैंड की तरफ ज्यादा होंगी, क्योंकि ही इज इंग्लिश बाय ब्लड बाय बर्थ। और फ्रांस के तारीफें भी वो कर रहा था लिसिडियस, हालांकि वो भी तारीफें ड्राइडन ने ही की है। लिसिडियस कैरेक्टर भी इन्हीं की स्पोक्स पर्सन है, लेकिन अंत में दिखाते वो इंग्लैंड को ही बेटर है। वो कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छे प्ले लिखते हैं फ्रेंच, लेकिन वो इतना अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं कि वो पैशन ह्यूमर को भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि प्ले में भावनाएं भी डालनी है, प्ले में थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर भी डालना है, और जो कि ड्रामा की सोल है, पूरा आकर्षण है, उसको वो भूल जाते हैं। इतना अच्छा सिर्फ स्ट्रक्चर पे ही ध्यान देते हैं। यहाँ तक कि उनके महान जो ड्रामाटिस्ट हैं कॉर्ने, वो भी वैरायटी है नहीं है उनके प्ले में। उनके सारे प्ले एक जैसे हैं, सूखे प्ले हैं एकदम, देयर इज नो वैरायटी। बेन जॉनसन और फ्लेचर ने उनसे कहीं ज्यादा वेरियस प्ले लिखे हैं। उनके प्ले में बहुत सारी ह्यूमर है। जैसे उन्होंने कहा था बेन जॉनसन बहुत सारी ह्यूमर डालते हैं, इतनी ह्यूमर इतनी पैशंस की संभाल नहीं पाते। बट इसी बात की वो तारीफ कर रहे हैं ड्राइडन, वो कहते हैं कि नहीं, अगर वो डाल रहे हैं इन सारी ह्यूमर को, वो अबेंडेंस है, दिस इज द सोल ऑफ ड्रामा। और लिसिडियस कहता है कि तुमने ट्रेजी कॉमेडी की बुराई की है। तो मैं बताता हूँ, आजकल के जो रिसेंट ड्रामाटिस्ट हैं उन फ्रेंच वाले, उन्होंने भी ट्रेजी कॉमेडी को मिलाना शुरू कर दिया है हमारी नकल में। और अगर उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया है, तो हम उनकी तारीफ क्यों करें भाई? जिस चीज की वो बुराई करते थे उसी को वो खुद करने लगे हैं, तो हम क्यों उनकी तारीफ करें? क्योंकि ट्रेजी कॉमेडी कोई बुरी चीज नहीं है। क्यों बुरी नहीं है वो बताते हैं। और वो कहते हैं कि उनके प्लॉट्स ज़्यादातर स्पेन से या कहीं से वो बोरो करते हैं, और इस तरह से बोरो करते हैं कि उनके प्ले एंटरटेन करना भूल जाते हैं। और इस तरह से एलिमेंट्स को मिलाने के चक्कर में, जैसे इंग्लिश मिला देते हैं ट्रेजी कॉमेडी, फ्रांस भी मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलाते हुए उनके प्ले हमारे प्ले से कहीं न कहीं ज़्यादा निम्न हो जाते हैं। वो अच्छे से मिला भी नहीं पाते हैं। नकल तो करते हैं, बट नकल भी नहीं कर पाते हैं। अब ट्रेजी कॉमेडी को वो किस तरह से डिफाइन करते हैं और किस तरह से डिफेंड करते हैं ड्राइडेन, वो इस तरह से दिखाया गया है। और ये इंग्लिश लिटरेचर में जो क्रिटिसिज्म है ट्रेजी कॉमेडी के प्रति, ये ड्राइडेन के मामले में बहुत ज़्यादा उनको उनका नाम कमाने में, उनको फेमस करने में बहुत आगे रही। उन्होंने जो जो लॉजिक दिए हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ कि स्पीडली आप कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, एकदम ठीक है, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि कभी जैसे मान लीजिए दो सीन हम देख रहे हैं, एक सीन ऐसा है जो बहुत ज्यादा बुरा है और उसके जस्ट बगल में खूबसूरती है। तो जिस तरह से हमारी नजरें, हम पलक झपकाते हैं, और हम पहले बुराई देख रहे थे और हमने पलक झपकाए, अपनी नजर यहाँ से हटा करके हम अच्छी चीज पे ले आए, अच्छे सीन पे ले आए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? जब अच्छा देखेंगे तो हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उनको रिलीफ मिलती है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा अच्छे से, हमारी भावनाएं बदल जाएंगी। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी जिस तरह से ट्विंकलिंग से अगली से ब्यूटीफुल की तरफ हमारी नजर जा सकती है, ठीक वैसे भावनाएं भी हमारी बदल सकती हैं। और और ये नेचुरल है, ये कोई बुरा
नहीं है। और कंटीन्यूअस जो सीरियसनेस तुम लोग दिखाया करते हो प्ले में, वो बहुत ही डिप्रेसिंग है और बहुत ही अगली है, कुरूप है। और उसको रिलीव करना चाहिए थोड़ी खुशियों के साथ। और इंग्लिश ड्रामाटिस्ट ने ऐसा बहुत अच्छे से किया है। जैसे हम देखते हैं हैमलेट प्ले पढ़ते हैं। हैमलेट प्ले में वैसे तो ट्रेजेडी है, ट्रेजी कॉमेडी नहीं है, लेकिन जो ग्रेव डिगर सीन होता है वहां पर थोड़ा हंसी आने लगती है। या एक ऐसा सीन जैसे इसमें मैकबेथ में जो पोर्टर सीन होता है, पोर्टर ड्रिंक किए हुआ होता है, वहां पर हंसी आने लगती है। तो इन सब चीजों से वो कहते हैं कि चीजें नेचुरल हैं, और सिर्फ सिंसियरिटी बना के रखी जाए और उसको ही किया जाए, दिखाया जाए, तो वो ठीक नहीं है। और इस इंग्लिश ड्रामाटिस्ट ने बहुत अच्छे से इस चीज को किया है। आगे निंडर कहते हैं कि देखो, प्लॉट की मैं बात करता हूँ, तुमने प्लॉट की बुराई की है इंग्लिश ड्रामास की, मैं बताता हूँ कि जो फ्रेंच प्लॉट्स हैं वो पूरी तरह से बंजर हैं। इसलिए बंजर है क्योंकि वो उधार लेते हैं कहीं से और उसमें कुछ अलग से जोड़ नहीं पाते, जबकि इंग्लिश प्लॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेराइड है, उनमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। फ्रेंच ड्रामा में सिर्फ एक एक्शन रहता है, और वो एक्शन को इतना डीप, इतना ज़्यादा सीरियस कर देते हैं कि वो उसको खराब कर देते हैं, पूरा चार्म और वैरायटी खत्म कर देते हैं फ्रेंच ड्रामाटिस्ट। इंग्लिश ड्रामाटिस्ट में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे एक्शंस रहते हैं, और वो सारे छोटे छोटे एक्शंस हैं वो मेन प्लॉट की तरफ ही उसको लीड करते हैं। ये खूबसूरती है। बाकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मेन प्लॉट की तरफ, और उनको मैनेज करने की भी एक स्किल चाहिए भाई साहब। ऐसा नहीं है कि कई सारे एक्शंस हैं, कई सारे प्लॉट हैं, तो उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, उसके लिए स्किल चाहिए जो फ्रेंच ड्रामाटिस्ट में नहीं है। और वो स्किल इंग्लिश ड्रामाटिस्ट में बहुत अच्छे से है। और इस तरह से सोचना कि जो सब प्लॉट्स हैं वो मेन एक्शन को हिंडर करते हैं, उसको उसमें बाधा पहुंचाते हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सारे सब प्लॉट्स और जो सब एक्शंस हैं अगर अच्छे से बुने हुए हैं ऑर्गेनिक, तब कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए इंग्लिश ड्रामाटिस्ट को, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। और निंडर लिसिडियस से इस बात पर भी एग्री नहीं होता है कि अगर कोई सिंगल एक्शन होगा प्ले में, तो फ्रेंच ड्रामाटिस्ट जिस तरह से करते हैं तो वो इंटेंसिटी को बढ़ावा देगा, ऐसा नहीं है। इसके विपरीत, अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो पूरा का पूरा प्ले लोगों को मूव करने में, उनकी भावनाओं को छूने में असफल हो जाता है। उनकी भावनाओं को नहीं छू पाता है सिंगल एक्शन। और जो लॉन्ग स्पीच इतने ज़्यादा रहते हैं फ्रेंच ड्रामा में कि वो ऑडियंस को बोर कर देते हैं, पसंद नहीं आते हैं। फिर वो कहता है कि जो फ्रेंच ऑडियंस है, वो लोग बहुत ही खुश मिजाज के लोग होते हैं, और वो थोड़ा अपने आप को गंभीर करने के लिए आते हैं थिएटर में, तो उनके लिए लॉन्ग स्पीच सूट करते होंगे। लेकिन जो इंग्लैंड के लोग हैं, इंग्लैंड की ऑडियंस है, वो पहले से ही गंभीर मिजाज की है, वो थिएटर में आते हैं एंटरटेनमेंट ढूंढने, तो उनके लिए छोटे छोटे डायलॉग, विटी डायलॉग, एंटरटेनमेंट वाले डायलॉग ही अच्छे लगते हैं। उनको ये वाले लॉन्ग डायलॉग सूट नहीं करेंगे। सबका अलग अलग नेचर है, फ्रांस के ऑडियंस का अलग है, इंग्लैंड के ऑडियंस का अलग है। छोटे डायलॉग कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्टिव हैं, और वही विट और खूबसूरती को जन्म देते हैं। इसके अलावा जो सिंगल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की थियरी है फ्रेंच ड्रामाटिस्ट की, वो भी अच्छी नहीं है। क्योंकि इंग्लिश ड्रामाटिस्ट बहुत सारे वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ओथेलो है और यागो है, दोनों कैरेक्टर को आप पढ़ोगे तो कितना मजा आएगा कि एक तरफ ओथेलो जो कि महान है, यागो भले ही विलन है, तुच्चा है, लेकिन अपने मामले में महान वो भी है, क्योंकि किस तरह से चालाकी से वो सबको चलाता रहता है और ट्रेजेडी ला देता है। तो जब ग्रेटनेस वर्सेस ग्रेटनेस होती है, तब एक्शन और ज्यादा हाइटेंड हो जाता है, क्लाइमेक्स तरफ पहुंच जाता है ना, क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच जाता है, तब और ज्यादा मजा आता है। चाहे मूवी में भी देख लीजिए, जब इक्वल कैलिबर के लोग मिलते हैं, उनके बीच डायलॉग बाजी हो, फाइट हो या कोई ऐसा, तब और ज्यादा मजा आता है। तो ये सारे सब प्लॉट्स, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से वेल मैनेज किए जाते हैं इंग्लिश ड्रामास में, और वहां पर कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलती है। बेन जॉनसन, अकेले बेन जॉनसन ने सारे के सारे फ्रेंच ड्रामाटिस्ट को पीछे छोड़ दिया इन सारे कैरेक्टर्स को मैनेज करने में। जैसे आप उनका कोई भी कॉमेडी उठा लीजिए, जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर आप उठा लीजिए, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कई बार थोड़ा कंफ्यूजन लगता भी है, लेकिन अगर एक दो बार आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया,
तो डेफिनेटली आपको मजा आने लगता है, समझ जाते हैं कि सिर्फ कंफ्यूजन ऊपरी सतह पर है, मजा आता है। लिसिडियस एक और बुराई करता है इंग्लिश ड्रामा की, कि वो स्टेज पे लड़ाई झगड़ा मर्डर वायलेंस ये सब दिखाते हैं। तो निंडर कहता है कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो इंग्लिश लोग हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि उनका नेचुरल रुझान है इन सब चीज़ों के प्रति। उनको ये ब्लड शेड, कॉम्बैट, मर्डर, फाइट ये सब बहुत अच्छा लगता है। और ठीक है, डेथ एक ऐसा एक्शन है जो कि स्टेज पर सक्सेसफुली प्रेज़ेंट नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूँ। ये बात नीडन ने लिसिडियस की मान ली। लेकिन आपको भी मानना चाहिए कि जो फॉल्ट्स हैं फ्रेंच में वो बहुत सारी हैं, और तुम कह रहे हो कि कम है, मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी इंग्लिश ड्रामाटिस्ट उन बहुत सारे मामलों में जो कि मैंने अभी लॉजिक दिए हैं उन सब में कहीं न कहीं फ्रेंच ड्रामाटिस्ट से सुपीरियर हैं। और फ्रेंच ड्रामा को लिखना बहुत आसान है, फ्रेंच रेगुलर प्ले को लिखना बहुत आसान है, और एक इंग्लिश जिसको तुमने इरेगुलर प्ले बता दिया है, उसको लिखना बहुत मुश्किल है। इतने सारी इवेंट्स, इतने सारे कैरेक्टर्स, वैरायटी को एक साथ, एक ऑर्गेनिक होल, एक प्लॉट में एकदम बाँध के रखना और उसको एंड तक ले जाना, वास्तव में स्किल की ज़रूरत है, जो कि फ्रेंच ड्रामाटिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से उनका जो कल्चरल नेशनलिज़्म है ड्राइडन का, वो उनको कहीं न कहीं फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के विरुद्ध खड़ा कर दे रहा है, और वो इंग्लिश ड्रामा को ही बहुत ज़्यादा ऊपर बताते हैं। अब वो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट में आते हैं कि कौन-सी 2 बातें हैं जो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट ज़्यादा अच्छे हैं फ्रेंच ड्रामाटिस्ट के मुकाबले में। वो कहते हैं पहली तो बात ये है, वो कह रहा है कि जो इंग्लिश प्लेज़ हैं, रेगुलर वाले, जिनको इन्होंने इरेगुलर कहा है, वो इतने ज़्यादा हैं कि उतने ही रेगुलर हैं जितने कि फ्रेंच, और रेगुलर होने के बावजूद उनमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर देखने को मिलती है, जो कि फ्रेंच ड्रामा में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जिनको इरेगुलर प्ले कहा है beaumont फ्लेचर के, उन प्लेस में भी बहुत सारी मैस्कुलिन फैंसी और ग्रेटर स्पिरिट देखने को मिलती है, जो कि फ्रेंच ड्रामाटिस्ट में कहीं नहीं है। तो ये 2 बातें ही साबित कर दे रही हैं कि इंग्लिश ड्रामाटिस्ट आर बेटर दैन फ्रेंच ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर और फ्लेचर ही 2 उठा लिए जाएँ अगर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने कुछ प्ले ऐसे लिखे हुए हैं जिनमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स फ़ॉलो किए हैं, जिस रूल्स की बात फ्रेंच वाले करते हैं। दूसरी तरफ बेन जॉनसन ने बहुत अच्छे से परफेक्ट प्लेस लिखे हैं, और उन परफेक्ट प्लेस में वो एग्ज़ाम्पल एक उठाते हैं साइलेंट वुमन का। ये उनकी कॉमेडी है साइलेंट वुमन और एपिकिन। ये बेन जॉनसन ने कॉमेडी लिखी हुई है। अगर अकेले इसको उठा लिया जाए, तो सारे के सारे फ्रेंच ड्रामाटिस्ट से ये बेहतर प्ले उन्होंने लिखा हुआ है। अब इसको भी डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, कोई प्लॉट, कैरेक्टर, ह्यूमर इन सब की वो बात करते हैं। अब यूजीनियस कहता है कि ठीक है, बेन जॉनसन की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताओ, लेकिन उससे पहले प्ले के बारे में बताओ कि तुमने इतनी तारीफ़ की है, इस प्ले में क्या-क्या है? और इस तरह से ये जो क्वेश्चन है यूजीनियस का, ये निंडर ड्राइडन को लीड करता है या उनको मोटिवेट करता है उनकी रिमार्क्स के बारे में। बेन जॉनसन, शेक्सपियर, beaumont फ्लेचर के बारे में वो बोलते हैं। क्या-क्या बोलते हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आता है। शेक्सपियर के बारे में वो लिखते हैं कि शेक्सपियर, जो कि ऑल मॉडर्न और परहैप्स एंशिएंट पोएट्स में उनके उनकी लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल है। ये कोटेशन अक्सर एग्ज़ाम में आया करता है कि हू हैज़ सेड शेक्सपियर हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कम्प्रहेंसिव सोल। ये तो जॉन ड्राइडन ने ही कहा है। ये पूरा का पूरा कोटेशन आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इस तरह के कोटेशंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। फिर वो बेन जॉनसन की तारीफ़ करते हैं, beaumont फ्लेचर की भी तारीफ़ करते हैं कि किस तरह से अपने प्लेज़ में वो पैशन्स को दिखाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा फ़ेमस उनका डायलॉग है बेन जॉनसन के बारे में, वो ये है, द मोस्ट लर्नेड एंड जुडिशियस जॉनसन। और एंड में वो कहते हैं, आई एडमायर जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर। ये भी डायलॉग जॉन ड्राइडन का ही है इन दोनों के बारे में। इसको आप वीडियो पॉज़ करके एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझने के लिए इसमें कुछ है नहीं, बट ये कोटेशंस आया करते हैं। एंड में बात आती है राइम और ब्लैंक वर्स की, कि कौन से
मीडियम में, राइम में या ब्लैंक वर्स में प्ले लिखा जाना चाहिए। लिसिडियस राइम की तारीफ बुराई करता है, ब्लैंक वर्स की तारीफ करता है। वो कहता है कि कॉमेडी में अलग तरह से लिखा जाना चाहिए, ट्रेजेडी में अलग तरह से लिखा जाना चाहिए। वो कहता है कि राइम एकदम कॉमेडी के लिए सुटेबल है ही नहीं, सीरियस प्लेस में और ट्रेजेडी में ब्लैंक वर्स कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है, और ये तरीका बहुत गलत है अगर हम उसको राइम में लिखेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान अपने आप में ये कहो कि राइम में बोलता हो, नहीं बोलता है। और कोई कोई गीत गा के बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि आर्टिफिशियली बोल रहा है। तो ये बात बहुत गलत है, शेक्सपियर ने खुद ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। अब इन सब बातों की बुराई जब वो सुनते हैं तो निंडर फिर से कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। वो कहते हैं देखो भाई, मैं तो मानता हूँ कि राइमिंग वर्स ज़्यादा अच्छी है। और क्यों अच्छी है? वो कहते हैं कि सीरियस प्लेस में राइम नेचुरल है जितनी जितनी की ब्लैंक वर्स को समझ रहे हो तुम लोग। इन द फर्स्ट प्लेस वो कहते हैं कि ब्लैंक वर्स उतनी ही स्टिफ, उतनी ही सूखी दिखती है, रूखी सूखी दिखती है जितनी कभी कभी तुम्हें राइम दिख सकती है, जितना लोग कहते हैं। और सिग्निफिकेंटली राइमिंग वर्स जो है वो अब्रोड में बल्कि सारे देशों में उसको बहुत अच्छे से अपनाया गया है, ना कि ब्लैंक वर्स को अपनाया गया है। और अगर अरिस्टोटल ने खुद कहा है कि ड्रामा लिखा जाना चाहिए प्रोज में, लगभग नियरेस्ट टू प्रोज, और इस पॉइंट को अगर माना जाए तो आप राइमिंग इस जो है राइम वर्स को भी आप उसकी कैडेंसेस या उसके उतार चढ़ाव को बदल के उसको प्रोज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह से एक सेंस दूसरे सेंस, एक लाइन का सेंस दूसरी लाइन में चला जाए, प्रोज का ही काम करेगा। अगर आप सिर्फ एक लाइन में एक सेंस को रखने की कोशिश करेंगे तब वो अलग अलग राइम दिखेगी, लेकिन सेंस अगर कंटिन्यू रहे लाइन टू लाइन तो उसको आप प्रोज के तौर पे रख सकते हो। और ब्लैंक वर्स वर्स है ही नहीं, ब्लैंक वर्स इज नॉट वर्स एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। और चाहे वो भले ही उसको आप पोएटिक प्रोज भी कह लें, बट वर्स नहीं कह सकते। वो ये भी कहता है कि निंडर की जो राइमिंग वर्स है वो मॉडर्न वर्स है, और यही सिर्फ पर्याप्त है आजकल की ट्रेजेडी में लिखने के हिसाब से। क्योंकि आजकल की जो ट्रेजेडी है वो नेचर को डिफेंड रिप्रेजेंट करती है, और हाइयर पिच पे रिप्रेजेंट करती है। जिस तरह से कोई लाइफ लाइक स्टेचू बनाई जाए, उसको बहुत ऊंचा रख दिया जाए, तभी उसकी महानता दिखाई देगी। उसको लाइफ लाइक बना के आप कहीं चौराहे पे जमीन पे रख देंगे तो लोग उसको नहीं देखेंगे। उसको जब ही देखेंगे जब किसी हाई कॉलम पर उसको स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। तो ठीक वैसे ही ट्रेजेडी की जो हाई पिच है उसको बरकरार रखने के लिए राइमिंग वर्स ही ज़्यादा ज़रूरी है, ब्लैंक वर्स उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ राइम स्कीम वो काम कर सकती है, राइमिंग वर्स वो काम कर सकती है, ना कि ब्लैंक वर्स। और ब्लैंक वर्स ट्रेजिक पर्पस के लिए पूरी तरह से अनसुटेबल है। तो ये कंक्लूजन राइमिंग वर्स की तरफ है, और उन्होंने ड्राइडन ने खुद एक अपसलम एंड एकिटोफल मैक प्लेकनो, ये राइमिंग स्कीम स्कीम का नाम बार बार आ जा रहा है, राइमिंग वर्स में बहुत कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। ये कंक्लूजन ये निकालते हैं। ये लोग अपना कंक्लूजन थोड़ा और बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन तभी इनका जो बोट है वो पहुंच जाता है जहां इनको पहुंचना था, ग्रीनविच। यूजीनियस लिसिडियस का कहीं इनविटेशन होता है, ये उतर के वहां चले जाते हैं। क्राइट्स और निंडर ये लोग भी उतर करके अपने रास्ते निकल जाते हैं खुश होकर के, और इस तरह से ये ऐसे खत्म हो जाता है। तो ये दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स कवर अप किए जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।